हेलो गाइस, दिस इज ब्रजेश हियर एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू सिविल इजी। इरिगेशन इंजीनियरिंग के लास्ट लेक्चर में हमारा लास्ट टॉपिक था हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। इस लेक्चर में हम उसी के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और उसके बाद जो टॉपिक है वो वर्षा तथा उसका मापन, मतलब रेनफॉल एंड इट्स मेजरमेंट। तो वर्षा क्या होती है, सिंपल तो देखे सभी लोग हैं और जानते भी सभी लोग हैं, लेकिन अगर हमें लिखना होगा तो हम इसे लिखेंगे कैसे। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो है कि वर्षा एक प्रकार का संघनन है। संघनन को हम इंग्लिश में बोलते हैं कंडेंसेशन। और ये होती कैसे है कि जब पृथ्वी पर मौजूद पानी वाष्पीकृत होकर बादलों का रूप ले लेता है और फिर ठंडा होकर पानी की बूंदों के रूप में ज़मीन पर गिरता है, तो उसे वर्षा कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आपने घरों में भी देखा होगा। जैसे आपने अगर खाना बनते हुए देखा है तो वहाँ पे जब हम किसी बर्तन में पानी को रख देते हैं और पानी को जब उबाला जाता है तो पानी जो है वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ वो वाष्पीकृत होने लगता है। वाष्पीकृत होके वो, अगर बर्तन ढका गया है तो वो जिस भी प्लेट से ढका गया प्लेट की तली पे जाके वो वाष्प जो है वहीं पे इकट्ठा होने लगती है और धीरे धीरे क्या होता है कि उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है वाष्प का, और जैसे वो तली पे जाती है तो तली का टेम्परेचर कहीं ना कहीं कम होता है। तो वो क्या होता है कि उस बर्तन मतलब प्लेट की तली पे बूंद बूंद करके इकट्ठा हो जाती है। तो वो क्या है, वो भी एक प्रकार की संघनन प्रक्रिया है, कंडेंसेशन जिसे बोलते हैं। और सेम बारिश में भी होता है कि जो पानी बादलों के रूप में वाष्पीकृत होकर आसमान में जाता है, जब वो ठंडी हवाओं के कांटेक्ट में आता है तो वो बूंदों के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद वो अंडर ग्रेविटी ज़मीन की ओर आने लगता है, और जब वो ज़मीन पर गिरता है तो उस पूरी प्रक्रिया को हम नाम दे देते हैं वर्षा का, रेनफॉल का। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर से डेफिनेशन देख लेते हैं कि जब पृथ्वी पर मौजूद पानी वाष्पीकृत होकर बादलों का रूप ले लेता है और फिर ठंडा होकर पानी की बूंदों के रूप में ज़मीन पर गिरता है तो उसे वर्षा कहते हैं। सिंपल सी ये इसकी डेफिनेशन थी। और इसकी जो प्रक्रिया है उसको हमने हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में डिस्कस कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट से हाइड्रोलॉजिकल साइकिल वाला वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ से चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तो आइए इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। अब बात आती है कि वर्षा कब से कब तक होती है। तो नॉर्मली हम जानते हैं कि वर्षा जो होती है वो ज़्यादातर जून से लेके उधर सितंबर अक्टूबर तक चलती है, जिसे हम मानसून का नाम दे देते हैं। तो आगे है कि भारत में मानसून काल जून से सितंबर में अधिक वर्षा होती है। और कितनी होती है, लगभग 75% होती है। तो टोटल जो बारिश होती है साल भर में उसका लगभग 75% जो बारिश जून से सितंबर महीने के बीच में ही होती है। बाकी आपने देखा होगा कि अ, कई बार सर्दियों में भी बारिश हो जाती है, उसके बाद गर्मियों में अचानक से अ, बारिश हो जाती है। तो वो होता है कि जब समुद्रों में चक्रवात उठते हैं या तो उनका जो प्रभाव है, उनका जो असर है वो आके मैदानी क्षेत्रों में पहुंचता है, तो जिस वजह से बारिश हो जाती है। तो उसे हम चक्रवातीय वर्षा बोल सकते हैं, उसे हम मानसून की वर्षा नहीं बोलेंगे। तो यही बोला गया है कि भारत में मानसून काल में अधिक वर्षा होती है और कितनी होती है, लगभग 75% के आसपास होती है। इस काल में मानसून हमारे जो अरब सागर से तथा हिंद महासागर से उठती हैं हिमालय तक वर्षा करती जाती हैं। आपने सुना होगा कई बार कि अभी मानसून हमारे यहाँ नहीं पहुँचा। हमारे यहाँ मानसून नहीं पहुँचने का रीज़न ये होता है कि जब वो अरब सागर और हिंद महासागर से हवाएं चलती हैं तो अपना जो क्षेत्र है ये पूर्वी भारत में पड़ता है और कहीं ना कहीं महासागर से काफ़ी ज़्यादा दूरी पर है। तो यहाँ पे इसीलिए मानसून पहुँचने में टाइम लग जाता है। इसके बाद बात आती है कि इसका मेज़रमेंट कैसे होता है, रेनफॉल को हम मेज़र कैसे करते हैं। तो रेनफॉल का जो मेज़रमेंट है वो वर्षामापी द्वारा किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं रेन गेज। और ये जो बारिश होती है ये कई चीज़ों पर डिपेंड करती है कि बारिश कहाँ पे किस इंटेंसिटी के साथ होगी, किस तीव्रता के साथ होगी। इसके कई सारे रीज़न होते हैं। जैसा पहला जो होता है वो भौगोलिक स्थिति होती है कि जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं वहाँ की भौगोलिक स्थिति क्या है। समतल एरिया है, पहाड़ी एरिया है, या फिर वहाँ पे पेड़ पौधों की अधिकता है, कमी है, और मानसून की तीव्रता। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं बारिश की इंटेंसिटी में कि बारिश कितनी ज़्यादा कहाँ पे हो रही है। जैसे जिस क्षेत्र में पहाड़ी
जो पहाड़ी क्षेत्र होंगे वहाँ पे बारिश अधिक होगी। उसका रीज़न यही होता है कि जब हवाएं चलती हैं तो वो पहाड़ों से टकरा के वो ऊपर की ओर उठ जाती हैं, और जब वो ऊपर की ओर उठती हैं तो ठंडी हवाएं बादलों के कांटेक्ट में जल्दी आ जाती हैं। तो इसीलिए पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश ज़्यादा होती है। वहीं पे अगर आप प्लेन एरिया में देखेंगे, समतल एरिया में, तो हवाएं अगर समतल एरिया है तो हवाएं चलती जा रही हैं, उन्हें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं मिल रहा है। तो इसलिए क्या होता है कि वो हवाएं बादलों तक नहीं पहुंच पाती हैं, और जब हवाएं बादलों तक नहीं पहुंच पाएंगी तो ठंडी हवाएं बादलों के कांटेक्ट में नहीं आएंगी, और जब ठंडी हवाएं बादलों के कांटेक्ट में नहीं आएंगी तो वो जो पानी वाष्पीकृत होकर बादलों का रूप ले रखा है वो ठंडा नहीं होगा, और वो बूंद के रूप में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, जिससे कि बारिश नहीं हो पाती है। तो यही रीज़न है कि पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश ज़्यादा होती है। इसके बाद देखते हैं कि भारत में किन क्षेत्रों में ज़्यादा वर्षा होती है। तो अगर हम साल भर का औसत देखें तो साल भर में औसतन जो बारिश होती है मेघालय की पहाड़ी क्षेत्रों में लगभग 1270 सेंटीमीटर के आसपास होती है। अब ये मापा कैसे जाता है इसको हम इसके बाद देखने वाले हैं, तो आप कंफ्यूज ना हुए कि इसे हम मेज़र कैसे करते हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो राजस्थान में जो है ज़्यादातर डिज़र्ट है, वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं हैं, आपको रेगिस्तान ही देखने को मिलेगा, इसीलिए राजस्थान में जो बारिश है वो सबसे कम होती है। अब देख पाएँ तो जितना भी यहाँ पे हमने डाटा लिख रखा है उसके अकॉर्डिंग सबसे कम बारिश जो है राजस्थान में ही होती है, और सबसे अधिक मेघालय की पहाड़ियों पर होती है, लगभग 1270 सेंटीमीटर के आसपास। फिर उत्तर प्रदेश में बारिश होती है लगभग 80 सेंटीमीटर के आसपास। ये वार्षिक बारिश का औसत है कि साल भर में जो भी बारिश होती है उसका एक एवरेज निकाल के बताया गया है। हरियाणा और पंजाब में देखेंगे तो वहाँ भी कम होती है, लगभग 60 सेंटीमीटर के आसपास। मध्य प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्र हैं तो वहाँ पे बारिश जो है लगभग हो जाती है पर्याप्त मात्रा में, लगभग 250 सेंटीमीटर के आसपास। बिहार में भी काफ़ी अच्छी बारिश होती है, वहाँ भी लगभग 100 सेंटीमीटर के आसपास साल भर में वर्षा हो जाती है। वर्षा को जो मापा जाता है वो या तो mm में हम मेज़र करते हैं या फिर सेंटीमीटर में। यहाँ भी जो भी यूनिट्स लिखी गई हैं वो सेंटीमीटर की यूनिट्स हैं, और हम उसे mm में भी मापते हैं और सेंटीमीटर में भी मापते हैं। और ये जो मापी जाती है ये ज़्यादातर 24 घंटों में हुई वर्षा मेज़र करके उसका एक डाटा इकट्ठा किया जाता है, एंड देन उसके बाद उसी बेसिस पे हम वार्षिक औसत का भी एक डाटा निकाल लेते हैं कि साल भर में कितनी वर्षा हुई है औसतन। इसके बाद है कि वर्षा को मिलीमीटर या सेंटीमीटर में मापा जाता है, और फिर है कि वर्षा दर जो भी यहाँ पे आपको इंटेंसिटी बताई गई, तीव्रता बताई गई है कि कितनी बारिश हुई है, ये आवरली और डेली या फिर ईयरली के हिसाब से भी मापी जाती है। जैसे अगर आपको पता करना है कि 1 घंटे में कितनी बारिश हुई तो आप रेन गेज की हेल्प से ये भी पता कर सकते हैं। दिन भर में कितनी वर्षा हुई तो ये भी हम निकाल सकते हैं, और टोटल साल भर में कितनी हुई है ये भी निकाल सकते हैं। वो तो होता है कि अगर हमारे पास डाटा है तो हम जितना चाहें उस अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं कि रेनफॉल किस इंटेंसिटी में हुई है, किस तीव्रता के साथ हुई है। इसके बाद बात आती है रेनफॉल के मेज़रमेंट की। तो रेनफॉल का जो मेज़रमेंट होता है वो रेन गेज की हेल्प से करते हैं, वर्षा मापी की हेल्प से करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है वर्षा का मापन, मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल। वर्षा मापने के लिए प्रयोग होने वाले यंत्र को वर्षा मापी कहते हैं, इंग्लिश में इसे हम रेन गेज बोलते हैं। इसके लिए निर्धारित जो समय है वो 24 घंटे का होता है। अगर रेन गेज की हेल्प से हम वर्षा का मेजरमेंट कर रहे हैं तो 24 घंटे में हम मेजरमेंट कर सकते हैं। और इसका जो टाइमिंग होता है वो डेली हम 8 बजे सुबह में, मॉर्निंग में 8 बजे जो भी पीछे उसके पहले की 24 घंटे में वर्षा हुई है उसका मान ज्ञात कर लेते हैं। और कब ज्ञात करते हैं? डेली 8 बजे। इसको आप याद रखेंगे, ये कई बार इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो इन फ्यूचर वहाँ भी ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन इसको हम बेसिक समझ के छोड़ देते हैं। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि जो भी हम वर्षा का मेजरमेंट करते हैं वो डेली मॉर्निंग में 8 बजे करते हैं, और कितनी टाइम का किया जाता है वो पिछले 24 घंटों में जितनी वर्षा हुई है। अब रेन गेज को हम स्थापित कैसे करते हैं? इसके लिए एक प्रॉपर फिक्स एरिया होता है कि हम इतने एरिया से इतने एरिया के बीच में एक रेन गेज को स्थापित करेंगे, एक रेन गेज स्टेशन बनाएंगे। तो IS के अनुसार जो है वो अगर हमारा जो एरिया है वो 520 किलोमीटर के आसपास है मैदानी क्षेत्रों में,
तो मैदानी क्षेत्रों के लिए लगभग 520 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल के लिए हम एक रेन गेज स्टेशन बनाते हैं। और वहीं पे पहाड़ी क्षेत्रों की बात की जाए तो पहाड़ी क्षेत्रों में 130 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल के लिए एक रेन गेज स्थापित किया जाता है। और इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि वर्तमान में भारत में लगभग 5000 वर्षामापी स्टेशन बने हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, इसीलिए हमने जो मेन पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, उनको अंडरलाइन कर रखा है। तो ये सारी चीज़ें आपको एकदम से क्लियर होनी चाहिए। एक बार फिर से देख लेते हैं कि वर्षा का जो मापन है वो 24 घंटे के लिए होता है और इसे हम रेन गेज द्वारा करते हैं, जो प्रातः 8 बजे डेली आपको 8 बजे करना होता है। और ये जो करते हैं हम, ये पिछले 24 घंटों में हुई वर्षा का एक एवरेज निकालते हैं, उसी बेसिस पे करते हैं। और आईएस के अकॉर्डिंग देखें तो एक रेन गेज स्टेशन जो होता है वो हम मैदानी क्षेत्रों में अगर बनाएंगे तो लगभग 520 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के लिए, और पहाड़ी क्षेत्रों में अगर एक रेन गेज स्टेशन स्थापित करेंगे तो वो लगभग 130 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल के लिए स्थापित करेंगे। और अगर प्रेजेंट टाइम में हम देखें तो भारत में लगभग 5000 वर्षामापी स्टेशन बने हुए हैं। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रेन गेज, वर्षामापी के प्रकार। वर्षामापी के आज हम नाम देखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम 1 बाय 1 करके एक एक को डिस्कस कर लेंगे डीप में। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से वर्षामापी हैं। तो वर्षामापी जो होते हैं ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला साधारण या अनअभिलेखी वर्षामापी, जिसे हम ऑर्डिनरी या नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज कहते हैं। और दूसरा जो होता है वो स्वतः अभिलेखी वर्षामापी, जिसे सेल्फ रिकॉर्डिंग या ऑटोमेटिक रेन गेज कहते हैं। तो रेन गेज होते हैं वो मेनली दो टाइप्स के ही होते हैं, पहला साधारण और दूसरा स्वतः अभिलेखी, ऑर्डिनरी और नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज, और दूसरा जो होता है सेल्फ रिकॉर्डिंग और ऑटोमेटिक रेन गेज। तो इस दोनों को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। और आप लोग सपोर्ट थोड़ा बनाए रखें वीडियो को, अगर आपकी समझ में आ रहा है तो वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इससे क्या होगा, हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी और उसके साथ साथ हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे क्लासेस को। और हाँ, अगर आपको लगता है कि कहीं भी हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक बोल सकते हैं कि सर आपको यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हम कोशिश करेंगे चीज़ों को इम्प्रूव करने की। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।